आप सबका स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के महाशय में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमकॉम के लिए एक स्पेशल चैप्टर दैट इज इन्फ्लेशन अकाउंट, राइट। चलो, अभी हम बात करें इन्फ्लेशन अकाउंट की। तो बेसिकली सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये चैप्टर है टोटल 20 मार्क्स का। और बेटा सीधी बात, नो बकवास, ये चैप्टर हम 2 से 3 घंटे में कंप्लीट कर देंगे, बराबर। और इसकी वीडियो एक वीडियो नहीं होगी, हम उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, पर मैक्सिमम 3 आवर्स फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं। तो 3 घंटे में फ्रेंड्स ये आपको पूरा 20 मार्क्स आपको दिला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सीधी बात, नो बकवास, कोई हम डायरेक्ट जो भी होगी कंसेप्चुअली बात करेंगे और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगी और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, बराबर। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन वर्ड की। तो बेटा इन्फ्लेशन वर्ड ये क्या है? अगर गुजराती में कहें तो ऐसे हम कहते हैं फुगाવો। बट ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई भी कमोडिटी के प्राइस बहुत ही बढ़ते जाते हैं विद द गिवन पैसेज ऑफ टाइम। और फ्रेंड्स, बेसिकली इन्फ्लेशन हम सब बहुत इजीली समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात कहूँ कि जब 2000 में, मुझे अभी भी याद है कि पापा मुझे 5 रुपीज देते थे, और 5 रुपीज में पॉकेट मनी जैसे, तो 5 रुपीज में हम क्या करते थे कि भाई 3 रुपीज की दाबेली और 2 रुपीज की अच्छी सी एक बहुत फेमस थी मेरी स्कूल की बेल, वो हम खाते थे। पर फ्रेंड्स, बेसिकली जो 3 रुपीज की दाबेली थी, क्या वो आज 3 रुपीज में मिलती है फ्रेंड्स? नहीं। आज उसी दाबेली की कॉस्ट और उसी दाबेली के प्राइस में बोलूं तो 20 to 30 रुपीज है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा है। इन्फ्लेशन डेफिनेटली हम कहते हैं देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, और इन्फ्लेशन को हम बेसिकली कहते हैं कि देयर इज अ रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। सर कैसे रिडक्शन इन परचेजिंग पावर? बेटा बहुत सिंपल है कि सबसे पहले, अगर जैसे मेरे पापा मुझे 5 रुपीज देते थे, क्या मैं अब किसी को 5 रुपीज दूं तो क्या वो चलेगा? अगर मैं अपने बेटे को बोलूं कि ना बेटा 5 रुपीज ये लो, एंजॉय करो, तो सामने पापा 5 का क्या आता है, बराबर। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, 5 की वैल्यू आज कम हो गई, तो बोले तो रिडक्शन इन परचेजिंग पावर। हाँ, तो सर हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? बहुत ही इजी बात कि सर ये चैप्टर अगेन हमारे कॉर्पोरेट्स का क्यों पार्ट है, क्योंकि एवरी ईयर कंपनी क्या बनाती है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो फ्रेंड्स, ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, वहां से आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और फिर उसकी अच्छी सी एक प्रिंट आउट निकाल के आपको सभी थियरी और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन उसमें मिलेंगे, बराबर। तो प्लीज वो प्रिंट आउट निकाल के फिर उस ये लेक्चर को देखिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि कंपनी के एवरी ईयर क्या बनते हैं फ्रेंड्स? फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, तो बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाए जाते हैं सर? क्योंकि इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें कोई एक कंपनी का हम क्या समझ सकते हैं कि उसकी क्या बेसिकली पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसका क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है। अगर मैं बोलूं फाइनेंशियल पोजीशन, अगर जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च के, और उस वक्त की मैं बैलेंस शीट देखूं तो वो क्या बेसिकली बताती है हमें, क्या इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, अच्छी है, बुरी है। तो वो हमारा मेन पर्पस होता है। जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हमें देना चाहिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं कि कुछ बड़ा चढ़ा के अच्छा अच्छा बोला हो, बराबर। ये हमें नहीं चाहिए। एज अ इन्वेस्टर व्हाट वी वांट,
कि जो भी परिस्थिति हो सच में जो सच्ची की परिस्थिति वो दिखाए। हमें हमें ये नहीं चाहिए कि हमें अच्छा दिखाओ या बुरा दिखाओ, पर जो सत्य है जो फैक्ट है वो हम देखना चाहते हैं। वरना कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि पास्ट में बहुत सी कंपनी ने अपने फाइनेंस स्टेटमेंट में अच्छे अच्छे घोटाले किए हैं फ्रेंड्स, बराबर। और उसमें क्या करता है कि वो विंडो ड्रेसिंग करते हैं, मतलब कि जैसी सिचुएशन खराब है उससे अच्छा तो अच्छी सिचुएशन इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट करते हैं, जिससे इन्वेस्टर क्या करते हैं तो कि भाई लालच में आके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर पता चल रहा है तो मामू बना दिया हम लोगों को। ओके, तो यही हमारा पर्पज है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए और वो हमें उस वक्त की पोजीशन दिखाए कंपनी की। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड with a view of presenting financial position of a business as on that particular date। अभी वो कौन सा व्यू तो कि ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सर क्या प्रॉब्लम है सर, क्यों हम इन्फ्लेशन अकाउंट पे जाते हैं? बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं दैट आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। मित्रों, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस मतलब क्या? तो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट बोले तो कि जो हमने फॉर एग्जांपल, आज एग्जांपल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल 2010 में हमने एक लैंड परचेस की थी जिसकी कॉस्ट मान लो कि 10 लाख। अभी ये अगर लैंड पर, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता बिकॉज लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। यस और नो फ्रेंड्स? तो लैंड क्या है? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो बेसिकली आज अगर 2020 में देखूं तो ये लैंड वो भी हम कितने में दिखाएंगे तो कि 10 लाख रुपीस। सर ये 10 लाख क्या है? ये हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि जितने में हमें परचेस किए जितने रुपीस में उतने ही में हम दिखाते हैं। अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट होती, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, तो हम कौन सी प्राइस में दिखाते हैं सर? बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी एसेट की कॉस्ट जितने में हमने परचेस किया है उसमें से एवरी ईयर का हम क्या डिडक्ट करते हैं? डेप्रिशिएशन। तो एवरी टाइम हम जो मिलती है वो बुक वैल्यू, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट में एवरी टाइम असेट की जो बुक वैल्यू वो डिक्रीज होते जाती है। पर क्या प्रैक्टिकल सिचुएशन में फ्रेंड्स ऐसा होता है? अगर मैं लैंड का ही एग्जांपल लूं फ्रेंड्स, जो 2010 में 10 लाख में थी, आज क्या 2020 में उसकी वैल्यू 10 लाख ही होगी? तो कि नहीं सर। आज इन्फ्लेशन की वजह से आज हम सबको पता है कि आज जमीन मकान के भाव कितने आगे बढ़ते हैं। तो ये लैंड की जो वैल्यू होगी वो 10 लाख नहीं बल्कि कितने होगी फ्रेंड्स? तो कि 2020 में अगर मैं पूछूं कि इसकी वैल्यू कितनी, तो शायद इसकी वैल्यू आज मैं बोलूं 90 लाख, 90 लाख। और मुझे चाहिए कि आज मैं अगर 31 मार्च 2020 में किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखूं तो मुझे चाहिए उसकी उस वक्त की फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं देख रहा हूं कि लैंड बिल्डिंग उस लैंड उन्होंने 10 लाख पे दिखा रखी है, बल्कि आज की उसकी वैल्यू तो 90 लाख है फ्रेंड्स। तो वो हमें करंट फाइनेंशियल पोजीशन दिखा नहीं पा रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट में था, बराबर। ये हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट की, बराबर। अच्छा, हमें क्यों सर ऐसे कर दें? तो कि बेसिकली ऑन द अजम्पशन, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसलिए अकाउंट्स बनाते हैं ऑन द अजम्पशन दैट परचेजिंग पावर ऑफ द मनी रिमेन्स द सेम। बट रियल में फ्रेंड्स इन्फ्लेशन तो होता ही है, तो परचेजिंग पावर डिक्रीज होता जाता है, तो वैल्यू इंक्रीज होती जाती है रियल टाइम में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की ये लिमिटेशन होने की वजह से हम इन्फ्लेशन अकाउंट्स नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं। सर क्या सब ऑर्गेनाइजेशन तो सर हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं बनाने चाहिए, इन्फ्लेशन पे बनाने चाहिए? बेटा इन्फ्लेशन अकाउंट की भी लिमिटेशन है, क्योंकि आज ये 10 लाख है, 10 लाख की जो लैंड है आज 90 लाख है, तो 90 लाख कैसे पता चलता है? बेटा मार्केट वैल्यू, हम इसको वैल्यू के पास वैल्यू करवाते हैं। तो ये जो भी वैल्यू हो 90 लाख, ये बेसिकली एक सब्जेक्टिव टर्म है फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को ज्यादा लगे किसी को कम लगे। सो यहाँ एक
रूम मिल जाता है कंपनी को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो अपनी वैल्यू कैसे करे, बढ़ा चढ़ा के लिख सके। फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी करनी हो तो अच्छी वैल्यू लिखे, कम करनी हो तो कम वैल्यू लिखे। तो इन्फ्लेशन की भी लिमिटेशन है। सो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही हम अकाउंट्स बनाते आए हैं, बनाते रहेंगे और सो एंड कंटिन्यू होगा। पर हमें तो बेसिकली अकाउंट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बनाने हैं रियल लाइफ में। इन्फ्लेशन अकाउंट पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखेंगे वो जस्ट एक सप्लीमेंट्री होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन जस्ट समझे कि यह हमारी पोजीशन है, राइट। सो फ्रेंड्स, हमको बेसिकली ये हमने कंप्लीट किया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि क्यों हम इन्फ्लेशन अकाउंट पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो, बराबर। चलो अभी हम जाते हैं कि इन्फ्लेशन अकाउंट क्या करना है हमें इस चैप्टर में। बेटा, इट इज अ मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस इन प्राइस लेवल। फ्रेंड्स, ये बात बहुत अच्छी है कि जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, हम उसको क्या करें, अकाउंटिंग में इनकॉर्पोरेट करें, so that financial statement can depict financial statement can depict a realistic picture of a business। जो आज की उसकी रियलिस्टिक पोजीशन है वो हमें देखना है, इसलिए हम इन्फ्लेशन अकाउंट को भी बनाते हैं। सो हियर द असेट्स, liabilities and all other items of financial statement are shown at their current price rather than historical cost। हिस्टोरिकल कॉस्ट की जगह पे हम क्या से बनाते हैं, करंट प्राइस को हम कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज वेरी हेल्पफुल इन obtaining true and fair presentation of financial information of any organization। चलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली सीधी बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू एंड करंट रियलिस्टिक पिक्चर जानने के लिए हमें इन्फ्लेशन अकाउंट की हेल्प लेनी है। दिस इज व्हाट बेसिक। हाँ सर, हम अगर आगे जाके जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे वो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ही देखेंगे, तो उसे तो हमें भूलना नहीं है, बराबर है। पर ये हम एक एडिशनल पार्ट सीख रहे हैं जिससे आपको पता चले। ओके, चलो ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग पार्ट। चलो अभी फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड पे जा रहा हूं मैं, और बेटा मेथड के बहुत ही इजी स्टेप है। इस स्टेप समझ लिया फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा। चलो, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेथड्स की। तो इन्फ्लेशन अकाउंट फ्रेंड्स, उसमें दो मेथड हमारे सिलेबस में है। एक तो है करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, CPPA, करंट परचेजिंग पावर, एंड सेकंड मेथड इज करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, CCA, जिसका दूसरा नाम क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। चलो फ्रेंड्स, अभी समझना इसमें से इंपोर्टेंट कौन सी है सर, ये तो आपने बोल दी, पर इंपोर्टेंट बोलो ना सर। तो इंपोर्टेंट मेथड अगर मैं बोलूं तो ये वाली है, करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड है। अगर 2-3 साल से अगर आप पेपर भी उठा के देख लो फ्रेंड्स, तो पेपर में भी, हाँ नो डाउट, हमें क्या होगा कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसके सामने और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। जनरली ऐसा होता है कि जो करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग का क्वेश्चन है उसके सामने हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्वेश्चन दिया जाता है। पर समटाइम्स हमारी यूनिवर्सिटी दोनों क्वेश्चन करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग के पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि दोनों क्वेश्चन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हो, और दोनों क्वेश्चन करंट परचेजिंग पावर के हो सकते हैं। सो हमें सबसे पहले करंट परचेजिंग पावर तो आ जाना ही चाहिए फ्रेंड्स, बराबर। रिप्लेसमेंट शायद आवे ना आवे, कोई दिक्कत नहीं, बट करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग मेथड तो हमें आना ही चाहिए फ्रेंड्स। और बहुत इजी है फ्रेंड्स, और सिंपली स्टेप फॉलो करो, हमें इजीली आएगा क्वेश्चन, बराबर। और जो मैं इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हमने मुखे हैं, और जो 6 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस 6 में से टोटल हमारे 6 क्वेश्चन हमारे मटेरियल में है अभी। उस 6 में से एक क्वेश्चन है जो रिप्लेसमेंट मेथड में है, और बाकी के 5 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग के हैं, जिसे मैं अभी शॉर्ट में CPP बोलूंगा, राइट। और उस दूसरे मेथड का नाम मैं बोलूंगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो CPP के हम टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से अगर मैं 3 क्वेश्चन की बात करूं फ्रेंड्स, पहले 3 क्वेश्चन,
वो 3 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली हमें देखने को मिलेगी एग्जाम में। सो पहले 3 क्वेश्चन आप बहुत समझ लीजिए एकदम। फोर्थ क्वेश्चन है जो एकदम छोटू के क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन बेसिकली हमें ये 3 क्वेश्चन में हेल्प करेंगे समझने में। और फिफ्थ क्वेश्चन एक आउट ऑफ द लाइन क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन, आज तक बहुत ओछा बहुत ही मैं बोलूँ कि कम ट्राई किया है उस क्वेश्चन को, तो भी मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन, शायद अगर आ जाए तो वो भी आपको इजी लग जाए। सो बेसिकली क्वेश्चन 1 2 3 4 आपको अगेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 है जिसके जिसके थोड़े से स्टेप अलग हो गए, और देन क्वेश्चन 6 रिप्लेसमेंट के। ओके, तो ये 3 चीज में हम अपना इन्फ्लेशन अकाउंटिंग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बराबर बेटा, इजीली आपको आ जाएगा 20 मार्क्स एकदम बेटा, मक्खन की जैसे आएगा आपको। बराबर है, तो ये वीडियो अंत तक पूरा कंप्लीट देखो फ्रेंड्स, कुछ भी उसमें रह ना जाए, और टाइम मिले तो एग्जाम के वक्त भी उसे ऐसे रिवाइज करो। नोट्स और क्वेश्चन के सॉल्यूशन सब दिए, फिर भी आप क्या करो कि एक बार सब कंप्लीट हो जाए, सेशन देख लिया, आपको समझ में आ गया, तो भी फिर एक बार आप क्वेश्चन को अपनी बुक में अपने आप से सॉल्व जरूर करना, आपको डेफिनेटली आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, इसमें से जो क्वेश्चन 3 होगा वो आपके लिए होमवर्क ही होगा, पर आप नो डाउट मैंने सॉल्यूशन दिया है, तो भी आप क्या ट्राई करना, सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से आप प्लीज वो क्वेश्चन सच में बिगर आंसर देके ट्राई करो, फिर आपके पास आंसर है फिर आप टेली करो। बराबर, पर वो हो जाएगा। पहले 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 करोगे तो क्वेश्चन 3 आपको बेटा एकदम इजी लगेगा। ओके, तो सीधी बात बेटा, नो बकवास, डायरेक्ट मैं जाता हूँ क्वेश्चन अपनी पहली मेथड, करंट परचेसिंग पावर अकाउंटिंग, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड फ्रेंड्स। ओके, चलो, तो हम अपनी मेथड आते हैं सीपीपी मेथड पे। अभी बात करेंगे सीपीपी मेथड में जाने के लिए सबसे पहले टोटल हमारे पास जो स्टेप है उसको ब्लाइंडली वो स्टेप फॉलो करने हैं। उस स्टेप में पूरा स्टेप समझा रहा हूँ, बराबर ध्यान से प्लीज। चलो, तो सबसे पहला स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स फ्रॉम द गिवन डेटा। अर्थात क्वेश्चन में जो भी हमें डेटा हो, बैलेंस शीट हो, पीएनएल हो, या सिंपली ट्रायल बैलेंस हो, जो भी डेटा हमें दिया है उसमें से कौन सी आइटम मॉनेटरी है और कौन सी आइटम नॉन मॉनेटरी, वो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा। सर, ओ सर, ये आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? देखो बेटा, उसका नीचे यहाँ हमने चार्ट बनाया है कि कौन सी आइटम मॉनेटरी है और कौन सी आइटम नॉन मॉनेटरी। चलो, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं फ्रेंड्स मॉनेटरी आइटम। द आइटम्स रिमेन्स unaffected with the inflation are called monetary items, and items which is affected by the inflation are known as non monetary items। सर, इसका मतलब कि ऐसी कोई भी आइटम जो जिसे इन्फ्लेशन अफेक्ट करता हो तो वो नॉन मॉनेटरी है, और ऐसी कोई भी आइटम जो इसे इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं करता वो मॉनेटरी आइटम है। राइट, चलो अगेन मैं आगे और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगेन पहले मैं बात करता हूँ नॉन मॉनेटरी की, कि अगेन वो इन्फ्लेशन से अफेक्ट हो रहा है, मतलब सो वी हमको क्या करना होगा, वी नीड टू कन्वर्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल वैल्यू टू करंट प्राइस। उस वो अफेक्ट हो रही है तो हमको क्या करना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट उसको किस में कन्वर्ट करना है, इन्फ्लेशन प्राइस में, जो करंट प्राइस है इन्फ्लेटेड प्राइस उसमें। पर मॉनेटरी आइटम वो तो कौन सी है जिसके कोई इन्फ्लेशन का कुछ चलता ही नहीं है, तो हमको उसको इन्फ्लेशन प्राइस में कन्वर्ट करना नहीं है। तो सर, क्यों हम स्टॉक को नॉन मॉनेटरी आइटम कहते हैं? तो क्या फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आज अगर कोई स्टॉक है जो मैंने गुड्स बना के रखे, अगर मैं उसे 2 महीने तक सेल ना करूं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स उसकी मार्केट में वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। मैं अगर फॉर एग्जांपल आज मेरे पास एक गुड्स है और मैं उसे जनरली उसकी सेलिंग प्राइस 10,000 थी, और मैंने 2 महीने तक अगर कोई बिजनेस नहीं किया, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में मैंने कोई बिजनेस नहीं किया फ्रेंड्स, अगर 2 महीने के बाद अगर वही स्टॉक में क्लियर कर रहा हूँ
अगर मैं देख रहा हूँ कि यार आज तो इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो मैं डेफिनेटली उसे ज़्यादा प्राइस में ही बेचूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं यार भाई, मैं तो मेरी सेलिंग प्राइस तो 10,000 थी तो ये भी मैं 10,000 बेचूंगा, नहीं फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन हम स्टॉक में अफेक्ट करते हैं। सो स्टॉक एक ऐसी आइटम है, पूरे करंट असेट में स्टॉक ही एक ऐसी आइटम है फ्रेंड्स जो नॉन मॉनेटरी है। बाकी सब करंट असेट फ्रेंड्स वो कौन सी आइटम है, तो कि मॉनेटरी। तो हमें उसको बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू पे दिखानी है, ना ही कि उसकी करंट प्राइस पे। ओके चलो, देन आफ्टर मॉनेटरी लायबिलिटी, तो ऑल द करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आर मॉनेटरी। बिकॉज सिंपल सोचो सर, अगर बैंक ने, हमने बैंक से लोन ली, बैंक कहे कि भाई आपको लोन का रीपेमेंट आना इन्फ्लेशन जो करंट प्राइस होगी ना वो दे, अरे नहीं भाई, वहां हम क्या करेंगे भाई, देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कितना देना है हमें पैसा, तो उस हिसाब से देंगे, राइट। तो बेसिकली ऑल करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी बोथ आर मॉनेटरी लायबिलिटी। सो वो जो हमारी लायबिलिटी भी होगी फ्रेंड्स, वो हमें कौन सी प्राइस से दिखानी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्राइस पे, नहीं कि उसकी करंट प्राइस पे। चलो, तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स कौन सी फ्रेंड्स, तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स है फ्रेंड्स, सबसे पहली है नॉन मॉनेटरी असेट की बात करें और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी में क्या आता है। तो नॉन मॉनेटरी एसेट में फ्रेंड्स फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, ये तीन चीज ऐसी है फ्रेंड्स जिसे हमें करंट प्राइस पे दिखानी है बैलेंस शीट में। उसकी वजह से डेफिनेटली कुछ चेंजेस हो गए, क्या हो गए वो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है किसको, हमें किस आइटम को हमको बैलेंस शीट में करंट प्राइस पे दिखानी है और किस आइटम को हमें हिस्टोरिकल प्राइस पे दिखानी है। तो मैं पूछूं करंट असेट, तो कि सर हिस्टोरिकल प्राइस एक्सेप्ट स्टॉक, करंट लायबिलिटी हिस्टोरिकल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हिस्टोरिकल वैल्यू। सर फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, तो ये तीनों हमें करंट प्राइस में कन्वर्ट करनी होगी। और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी कौन सी है, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी फ्रेंड्स हम कौन से प्राइस में दिखाएंगे, तो कि उसकी जो करंट प्राइस होगी बाय अप्लाइंग इंडेक्सेशन हम उसको दिखाएंगे। चलो, तो स्टेप वन क्लियर फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर जैसे भी क्वेश्चन हमारे हाथ में आएगा सर, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन सी आइटम का नॉन मॉनेटरी आइटम है, कौन सी आइटम मॉनेटरी आइटम है। क्लियर, चलो अभी आगे जाते हैं हम स्टेप टू पे। तो स्टेप टू क्या है फ्रेंड्स, फाइंड आउट क्लोजिंग कैश बैलेंस इफ नॉट गिवन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस इफ नॉट गिवन। if it is given, then first of all it is very, we should thankful to our क्वेश्चन को सबसे पहले थैंक यू बोलना भाई, जैसे ही आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस अगर लिखा हुआ मिल जाए तो। जनरली क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट दी जाती है, बैलेंस शीट एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, एंड एक होगा हमारे पास आइदर डेटा होगा रो डेटा, और अगर हमको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एट द ईयर एंड, पीएनएल अकाउंट एट द ईयर एंड बैलेंस शीट एट द ईयर स्टार्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी फ्रेंड्स। बराबर, ये हमारा वर्क होगा मेन। तो हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो उसमें हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस चाहिए। अगर वो नहीं दी होती तो हमको फाइंड आउट करना होगा स्टेप टू में। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, तो हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होगा जो हमें बैलेंस शीट में से मिल जाएगा। उसमें हमें क्या प्लस करना है कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, आपको क्वेश्चन में सेल्स भी दिया होगा, ऑब्वियसली सेल्स किया हो तो हमको हमको पैसे भी मिलेंगे, तो ओपनिंग कैश प्लस सेल्स, वो हमें प्लस करेंगे तो हमें टोटल कैश रिसीव्ड मिल जाएगा। उसमें से हमें कैश पेमेंट जो भी हमने किए होंगे, इधर हमें क्रेडिट हमने जो क्रेडिटर को पेमेंट किए फॉर परचेजेस वो हम माइनस करेंगे। कोई भी एक्सपेंस जो पेड क्वेश्चन में, कोई भी जनरल एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी होंगे हम माइनस करेंगे, एक्सेप्ट फ्रेंड्स डेप्रिशिएशन। भाई गलती से भी डेप्रिशिएशन माइनस मत कर लेना स्टेप टू में, क्यों, डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, राइट। सो ये अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट। बेटा ये फॉर्मेट ही फॉलो करना, क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे फ्रेंड्स, तो हमको क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम आइदर क्वेश्चन में हमको कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, डिबेंचर या बैंक लोन, तो हम उसे इंटरेस्ट पे करेंगे फ्रेंड्स। तो हमको क्लोजिंग कैश बैलेंस दो टाइप की चाहिए, एक तो बिफोर इंटरेस्ट और एक आफ्टर इंटरेस्ट। जो बिफोर इंटरेस्ट होगी फ्रेंड्स वो हम स्टेप थ्री में लिखेंगे, और जो आफ्टर इंटरेस्ट होगी वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। सर ऐसा क्यों, सिंपली फ्रेंड्स इंटरेस्ट में भी इन्फ्लेशन
फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। क्यों? अगर आपको बैंक को भी इंटरेस्ट देना हो तो हम उसमें नहीं देखते कि आज उस इंटरेस्ट की वैल्यू क्या, हम तो सिंपली जो इंटरेस्ट हमको पहले से ही हमने प्री डिटरमाइंड होगा कॉन्ट्रैक्ट में, उसी हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। सो इंटरेस्ट को कभी भी फ्रेंड्स याद रखना, इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं करता जो भी हमने पेमेंट की होगी इंटरेस्ट में। चलो तो अभी बात करता हूँ, पहले हम स्टेप 1 कि कौन सी आइटम मॉनेटरी कौन सी आइटम नॉन मॉनेटरी। स्टेप 2, अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं दिया है फ्रेंड्स तो हमें इसे फाइंड आउट करके, ये हमारा फॉर्मेट होगा, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं आएगा फ्रेंड्स। सो ओके, अगर अब जब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इंक्रीज और डिक्रीज इन मॉनेटरी आइटम्स। चलो फ्रेंड्स, अभी मैंने कहा था मॉनेटरी आइटम्स क्या, तो कि ऐसी आइटम जिसमें इन्फ्लेशन अफेक्ट नहीं होता, उसे हम बैलेंस शीट में कौन सी प्राइस से दिखाएंगे फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल प्राइस से। उसका हमें इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड आउट करना होगा। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब ईयर की स्टार्टिंग में क्या थी बैलेंस और अभी क्लोजिंग में क्या है। ओपनिंग बैलेंस शीट तो हमें दी होगी और क्लोजिंग की हमें इंफॉर्मेशन दी होगी, तो उस हिसाब से हम वर्क करेंगे कि सर मॉनेटरी आइटम्स कौन सी है वो हम लिखेंगे और उसकी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। सो हमें उसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जिसका मिल जाएगा, हमको पता चलेगा कि ईयर के दौरान मॉनेटरी असेट बढ़ी है या कम हुई, तो हम यहाँ उसका इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे। वैसा ही काम फ्रेंड्स हमें मॉनेटरी लायबिलिटी के लिए भी करना है कि कौन सी आइटम है तो उसका नाम लिखना, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें लिखना होगा। फिर हमें देखना है कि सालाना क्या इसमें बढ़ोतरी हुई क्या डिक्रीज हुए हैं, बराबर। चलो ये जैसा स्टेटमेंट कंप्लीट होगा फिर हमें जाना है स्टेप 4 पे। तो स्टेप 3 बहुत इजी, मॉनेटरी आइटम जो भी है जैसे कि मॉनेटरी असेट और मॉनेटरी लायबिलिटी, अगर मैं नाम बोलूं तो ऑल द करंट असेट एक्सेप्ट स्टॉक एंड मॉनेटरी लायबिलिटी, जिसमें करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी आएगी, उसका हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। अगेन एक बात खास रिमाइंडर में आपको दे देता हूं कि ये जो आपने स्टेप 3 यहाँ लिखा है कि क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट, ये फिगर हमें जहाँ कैश की हम क्लोजिंग लिखेंगे वही फिगर हमें लिखना है। ये बैलेंस शीट वाला फिगर लिख मत देना फ्रेंड्स, बराबर है। हमें इसलिए मैंने वर्किंग एकदम जो नोट है फ्रेंड्स एकदम प्रॉपर और एकदम धांसू नोट बनाई है फ्रेंड्स आपके लिए। इतना करो बेटा 20 मार्क्स आ जाएगा आपके, 20 मार्क्स। तो ये नोट फॉलो करो बस और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स जो स्टेप 3 में यहाँ मैंने लिखा है क्लोजिंग कैश बैलेंस बिफोर इंटरेस्ट, वही फिगर हमें इधर लिखना है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। चलो स्टेप 3 कंप्लीट, फिर हम जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या होगा, हमें क्या बनाना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। वो क्या हमें दिखाएगा, शोइंग लॉस इन मॉनेटरी असेट। सर पहले तो ये होता क्या है लॉस इन मॉनेटरी असेट, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। मैंने कहा था कि मॉनेटरी असेट को हमको तो मॉनेटरी असेट में से क्या रियलाइज होगा, सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू। मैं अगर डेटर होगा मेरा डेटर, तो डेफिनेटली मैंने आज से 6 महीने पहले, अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके लिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को 2020 उस वक्त मैंने क्रेडिट सेल्स किया था 10,000 रुपीज का, तो मेरे डेटर्स कितने के बन गए, 10,000 रुपीज के। अभी मेरा डेटर जैसे मैंने उसके बात कही थी कॉन्ट्रैक्टेड की, वो हमें पेमेंट 6 मंथ के बाद करेंगे, तो वो हमें 31 जुलाई को, सॉरी 6 महीने कंप्लीट होते हैं हमारे 30 जून को, 30 जून 2020 में हमारे 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और वो हमें 10,000 देने आता है। तब मैं उसको इन्फ्लेशन समझाता हूँ कि भाई जो गुड्स तूने आज से 6 महीने पहले मेरे से परचेस किए थे, आज उस गुड्स में 12,000 में बेच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा इन्फ्लेशन। तो भाई तू भी 12,000 ही दे, तो कि नहीं सर हमारी तो पहले से ही बात हुई थी 10,000 की। तो डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन होता है फ्रेंड्स, तो हमारी जो करंट असेट है उसमें हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि जो गुड्स मैं आज 12,000 में सेल कर रहा हूं उसके मुझे 10,000 ही रियलाइज हुए 6 महीने पहले के सेल्स के। यस और नो फ्रेंड्स? तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से फ्रेंड्स मुझे कुछ लॉस बेयर करने होंगे इन मॉनेटरी असेट। तो हमें ये स्टेटमेंट में ये स्टेप पे क्या फाइंड आउट करना है कि बेसिकली आपको कितना लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमारा स्टेटमेंट का पर्पस अभी देख रहे हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन इन्फ्लेशन कंडीशन होल्डिंग ऑफ मॉनेटरी एसेट, जो हम होल्ड कर रहे हैं मॉनेटरी एसेट को,
वो हमें डेफिनेटली लॉस ही देगा, कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। हाँ, सिचुएशन इन्फ्लेशन की ऑपोजिट होती है, बराबर, रिसेशन आ जाता है तो हमें डेफिनेटली मॉनेटरी एसेट को रखने में गेन होगा। पर यहाँ हम तो इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो कितना लॉस होगा फ्रेंड्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें स्टेप 3 में थोड़ी हेल्प लेनी होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ ओपनिंग मॉनेटरी एसेट एट करंट प्राइस लेवल हमें फाइंड आउट करना है। सर ये हमें कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट में लिखना है ओपनिंग मॉनेटरी एसेट। सर ओपनिंग मॉनेटरी एसेट कहाँ से मिलेगा, तो डेफिनेटली देखो यहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, ये ओपनिंग मॉनेटरी एसेट की बैलेंस होगी। यहाँ से आपको आपकी जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस अपने मॉनेटरी एसेट की टोटल, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। वो वैल्यू हमें यहाँ रखनी है इनटू, इनटू हमें क्या करना है, सबसे हमें आज की वैल्यू चाहिए ना फ्रेंड्स, तो क्लोजिंग इंडेक्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा। और मित्रों पहले से ये ओपनिंग है तो हमें इसका अप्लाई भी नीचे डिवाइड किससे करना होगा, ओपनिंग इंडेक्स से, बराबर है। जहां से जहां की वैल्यू है वहां का इंडेक्स, और आज कहाँ खड़े हो वहां का इंडेक्स, बराबर। ओपनिंग मॉनेटरी एसेट ओपनिंग बैलेंस का है तो ओपनिंग का इंडेक्स लेना है, और हमें कहाँ की वैल्यू फाइंड, करंट प्राइस लेवल मतलब कि क्लोजिंग इंडेक्स नंबर। फिर उसमें हमें क्या ऐड करना होगा, वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन मॉनेटरी एसेट एट करंट प्राइस लेवल, मींस के यहाँ पे हमें जो अगर इंक्रीज मिलता है तो इसकी भी करंट प्राइस लेवल मुझे नीचे प्लस करनी होगी, अगर डिक्रीज मिलता हो तो हम उसको माइनस करते हैं। पर जनरली फ्रेंड्स हमको इंक्रीज मिलेगा या फिर नील, बहुत कम चांस होगा कि हमें डिक्रीज इन मॉनेटरी एसेट मिले, बराबर। तो सबसे पहले हमें जनरली हम यही देखेंगे ट्रेंड कि देयर इज अ इंक्रीज इन मॉनेटरी एसेट ड्यूरिंग द ईयर। सो उसके भी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, करंट प्राइस। वो भी हमें कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, इंक्रीज इन मॉनेटरी एसेट। चलो इंक्रीज इन मॉनेटरी एसेट में कहां से मिलेगी, देखो मैंने अभी अभी कहा था, वो भी मुझे स्टेप 3 से ही मिलेगी। फिर उसमें क्लोजिंग इंडेक्स मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड क्या करना, एवरेज, भूल से भी ओपनिंग नहीं, क्यों, क्योंकि सिंपली जो इंक्रीज हुआ है वो साल ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, और ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास कौन सा इंडेक्स वो नहीं पता होता, इसलिए हम उसकी एवरेज लेते हैं फ्रेंड्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो जैसे कोई आइटम जो एज ऑन ओपनिंग हो एज ऑन क्लोजिंग हो फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओपनिंग इंडेक्स या क्लोजिंग इंडेक्स। पर जो सालाना ड्यूरिंग द ईयर होती है कोई भी आइटम इनकर हो रही है, उसके लिए हम कौन सा इंडेक्स लगे फ्रेंड्स, एवरेज इंडेक्स। ओके चलो, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग मॉनेटरी असेट एट करंट प्राइस। सबसे पहले हमें ओपनिंग मॉनेटरी असेट को करंट प्राइस में कन्वर्ट करो, प्लस उसमें जो इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर उसको भी हम करंट प्राइस में कन्वर्ट करो, तो हमें क्या मिलेगा, क्लोजिंग मॉनेटरी असेट एट करंट प्राइस। उसमें से हमें क्या लेस करना है फ्रेंड्स, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन मॉनेटरी असेट। ये फ्रेंड्स हमें कहां से वैल्यू मिलेगी, तो ये वैल्यू भी देखो हमें फ्रेंड्स यहां से मिलेगी। देखो ये जो क्लोजिंग फिगर आएगा फ्रेंड्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मॉनेटरी एसेट, यही फिगर हम यहां पे लिखेंगे, राइट। तो हमारे पास सिंपली ये कौन सी वैल्यू है, तो ये वैल्यू कौन सी है फ्रेंड्स, तो कि ये वैल्यू है सर जी कि भाई जो हमारी क्लोजिंग मॉनेटरी उसकी आज की प्राइस क्या है, और जो हमारी क्लोजिंग मॉनेटरी उसकी बुक वैल्यू मींस कि इसकी हिस्टोरिकल प्राइस क्या है, उसका डिफरेंस जो आएगा वो हमें लॉस इन मॉनेटरी एसेट हम उससे कहेंगे। ये काम हमें स्टेप 4 में करना है। चलो फिर से मैं थोड़ा सा समअप कर दूं, स्टेप 1 में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो कि स्टेप 1 में सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कि कौन सी आइटम मॉनेटरी कौन सी आइटम नॉन मॉनेटरी। स्टेप 2 में, यस फ्रेंड्स बोलो, स्टेप 2 में क्या करना है, आप हमारे साथ रिवाइज ही करो। तो कि सर स्टेप 2 में हमें अगर क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं दी है तो हमें फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 3 में तो कि जो भी हमारे पास मॉनेटरी आइटम है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख के हम ड्यूरिंग देयर कितना इंक्रीज हुआ और डिक्रीज हुआ वो फाइंड आउट करेंगे। फिर स्टेप 4 में हम मॉनेटरी असेट में कितना लॉस हुआ है, बराबर है, कि उसका करंट प्राइस और उसकी बुक वैल्यू जो फॉर्मेट में दिया हम ऐसे कंपेयर करें। फिर मैं बात करूं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में क्या है फ्रेंड्स, तो वहां भी हमें क्या बनाना है, अगेन एक स्टेटमेंट बनाना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग गेन इन मॉनेटरी लायबिलिटी। अरे बहुत सिंपल है सर, मॉनेटरी एसेट में लॉस होगा तो मॉनेटरी लायबिलिटी में गेन कैसे, बहुत सिंपल है। देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक क्रेडिटर है,
अभी हम क्रेडिटर की नजरिए से बात करते हैं कि जिसने मैं क्रेडिटर हूँ। क्यों? कि मैंने 1 जनवरी 2020 में 10,000 का गुड्स परचेस किया था, तो मैं क्या बन चुका हूँ? क्रेडिटर किसी और के लिए। अब मैं मुझे तो पेमेंट करना है, और मैं जब पेमेंट कर रहा हूँ 6 महीने के बाद, मीन्स के 30 जून को, और पेमेंट तो मैं कितना करूंगा? जितना हमारा एग्रीड अमाउंट है, दैट इज 10,000। अगर वही जो दर्द मैंने अपने डेटर्स को कहा, वही मेरे क्रेडिटर ने मुझे कहा कि सर, ओ सर, आज आप ये गुड्स लेने जाते तो आपको 12,000 पे करने होते, तो पे कीजिए ना, इन्फ्लेशन हो गया सर। मेरे को नहीं, क्या बात हुई थी? तो डेफिनेटली मुझे यहाँ गेन हुआ इन्फ्लेशन की वजह से। तो मुझे ये यहाँ क्या फाइंड आउट करना है? ये स्टेप में गेन फाइंड आउट करना है। दैट इन इन्फ्लेशन कंडीशन, होल्डिंग ऑफ मॉनेटरी लायबिलिटी विल रिजल्ट इन गेन। ओके, तो हम वो कैसे फाइंड आउट? जैसे ही फ्रेंड हमने स्टेप 4 किया वैसे ही हम स्टेप 5 करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ ओपनिंग मॉनेटरी लायबिलिटी एट करंट प्राइस लेवल फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करना है? जो ओपनिंग मॉनेटरी लायबिलिटी हमें कहाँ से मिलेगी? स्टेप 3 से, उस इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय ओपनिंग इंडेक्स। फिर उसमें क्या ऐड करेंगे? वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन मॉनेटरी लायबिलिटी। अगर ड्यूरिंग द मॉनेटरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसकी आज की प्राइस क्या होगी करंट प्राइस लेवल पे? वो भी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो इंक्रीज होगी कहां से मिलेगा? स्टेप 3 से, इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय एवरेज इंडेक्स। तो हमें ये भी मिल जाएगा। तो हमें दोनों का प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? क्लोजिंग मॉनेटरी लायबिलिटी एट करंट प्राइस लेवल। मतलब आज की जो मेरी मॉनेटरी लायबिलिटी, उसकी आज की प्राइस क्या होगी इन्फ्लेशन की वजह से, उसको मैं उसमें से मैं क्या लेस कर दूंगा? उसकी बुक वैल्यू, जो भी मुझे कहां से मिलेगी? स्टेप 3 से, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स? गेन इन मॉनेटरी लायबिलिटी। चलो, तो सब टोटल 5 स्टेप, बहुत ही इजी। एक बार 5वां स्टेप हो जाए तो 6ठा स्टेप तो बेटा चुटकी का काम है। क्या है? कि वी हैव टू फाइंड आउट नेट मॉनेटरी रिजल्ट। मींस के स्टेप 5 में से स्टेप 4 माइनस करना, बराबर। दैट इज स्टेप 5 कौन सा है? गेन इन मॉनेटरी लायबिलिटी। एंड स्टेप 4 कौन सा है? लॉस फ्रॉम मॉनेटरी असेट। उसमें से हम माइनस करेंगे। अगर आंसर हमारा पॉजिटिव आता है तो हम उसे गेन कहेंगे, अगर नेगेटिव आएगा तो हम इसे लॉस कहेंगे। सर इसकी इफेक्ट क्या देनी है हमें? हमने चलो स्टेप 6 फाइंड आउट किया। देखो, स्टेप 1 समझाएगा, आप समझेंगे तो ही आपको स्टेप 2 में समझेंगे। स्टेप 2 में अगर आपको क्लोजिंग कैश बैलेंस अगर क्वेश्चन में दी तो अगर आप फाइंड करोगे तो ही आप स्टेप 3 पे जा पाओगे। तो अगर किसी भी स्टेप को हम खा नहीं सकते बेटा बीच में से, बराबर है। तो टोटल ये सब स्टेप हमको सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। तो फ्रेंड्स, तो अगर जो हमें स्टेप 6 में हमें आंसर मिल रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो वो हमारे लिए गेन है। ये गेन की हम क्या इफेक्ट देंगे फ्रेंड्स? तो इस गेन को हम जो पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उसमें एंड में प्लस करेंगे। अगर ये लॉस आ रहा है फ्रेंड्स, तो हम वही लॉस को पीएनएल में से माइनस करेंगे, और वो हम जाएंगे स्टेप 7 पे उसके लिए। तो चलो स्टेप 7 है जो हमारे लिए फ्रेंड्स मेन आंसर हमारा जो होता है फ्रेंड्स, तो स्टेप 7 और स्टेप 8 ही होता है। स्टेप 7 और 8 को कंप्लीट करने के लिए पहले हमें 6 स्टेप हमें समझने होंगे। पहले वो 6 स्टेप हमें परफॉर्म करने होते हैं, फिर ही वो हमारा स्टेप 7 और स्टेप 8 हो पाएगा। ओके, चलो फ्रेंड्स, तो हम जाते आगे बढ़ रहे हैं अपने स्टेप नंबर 7 पे। तो हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर पीएनएल बनाते समय हमें बहुत ही एक चीज ध्यान रखनी। देखो मैंने यहाँ खास लिखा, हियर ऑल आइटम्स ऑफ पीएनएल आर कन्वर्टेड इनटू करंट प्राइस लेवल। बेटा इस मेथड में सर हम क्यों, हमें तो सिर्फ बैलेंस शीट की आइटम ही कन्वर्ट करनी है। यस फ्रेंड्स, पर हम कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट लॉस हमें होगा ही। तो डेफिनेटली आज वही चीज हम सबसे पहले पीएनएल में कर रहे हैं। एक्चुअल में वो समझ लो फ्रेंड्स कि करंट प्राइस पे ले जाएंगे तो हमें आज का प्रॉफिट हमें पता चलेगा। वो प्रॉफिट हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में। यस तो नो फ्रेंड्स? डेफिनेटली। तो चलो हमें क्या करना है पीएनएल बनाते वक्त? ट्रेडिंग, ये हमारा वर्टिकल फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग पीएनएल का। उसमें हमें सब प्राइस को आज की प्राइस में कन्वर्ट करने का, हमारे पास हिस्टोरिकल प्राइस होगी और उसको हमें किस में कन्वर्ट करेंगे? करंट प्राइस पे। चलो तो सबसे पहले बात करूं मैं सेल्स। चलो, तो सेल्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो भी हमें सेल्स दिया होगा क्वेश्चन में, इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स, क्योंकि सेल्स तो ड्यूरिंग द ईयर इनकर होगा फ्रेंड्स। उसमें से हमें माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेचे उसकी कॉस्ट, दैट इज इसको हम शॉर्ट में कहेंगे सीओजीएस।
तो बेटा सीओजीएस फाइंड आउट कैसे करना है आपको हम सबको पता है। ये सीओजीएस फाइंड आउट करने की फॉर्मूला है तो कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर इसमें कुछ एक्सपेंस हो जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंस अर्थात वेजिस या फिर कैरेज इनवर्ड तो वो भी हमें प्लस करने होंगे बराबर। जनरली वो हमें क्वेश्चन में दिया नहीं होता है, पर मान लो कि क्वेश्चन में आपको वेजिस कैरेज इनवर्ड जो एक्सपेंस सीओजीएस में प्लस होते हैं तो वो एक्सपेंस में हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, वैसे जैसे हमने काम परचेस में किया है वही काम हमें जो भी एक्सपेंस जाएगा उसमें करेंगे, पर अभी तो हम जनरली वो हमें नहीं दिया होगा। चलो तो सीओजीएस कैसे फाइंड आउट करेंगे एट करंट प्राइस लेवल। तो सबसे पहले सीओजीएस जो हमारी ओपनिंग स्टॉक है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो कि ओपनिंग स्टॉक जो हमें दिया होगा इनटू क्लोजिंग इंडेक्स, और उसमें कौन सा इंडेक्स रहेगा फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक बोले तो ओपनिंग इंडेक्स, वेरी गुड। और परचेस तो ड्यूरिंग द ईयर हुआ होगा इसलिए इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स। पर फ्रेंड्स जहां क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाओ तो वहां हमें बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, तो कि क्लोजिंग स्टॉक जैसे आ तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी मेथड है क्लोजिंग स्टॉक की, फीफो मेथड है या लीफो मेथड है। जनरली हमें फीफो मेथड ही दी जाएगी जनरली। अगेन क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है मेथड के बारे में तो हम उसे फीफो मेथड ही अज्यूम करना। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो बोले तो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके लिए कैसे क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करें इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो एक छोटू सा क्वेश्चन है वो मैंने रखा है, वो आपको मैं समझा दूंगा। पर अभी के बारे में समझिए कि अगर क्लोजिंग स्टॉक हम फीफो के मेथड से अज्यूम कर रहे हैं, फीफो के मेथड से ले रहे तो क्लोजिंग स्टॉक इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इंडेक्स, और अगर लिफो मेथड होती है तो क्लोजिंग स्टॉक इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय ओपनिंग इंडेक्स। ऐसा क्यों बेटा, इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में मिल जाएगा। ओके तो हम सीओजीएस एट करंट प्राइस लेवल फाइंड आउट करेंगे, वो माइनस करेंगे सेल्स में से सेल्स माइनस सीओजीएस क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हमें क्या माइनस करने है तो कि जो एक्सपेंस हम पीएनएल में डेबिट करें, जैसे कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लो, एडमिन एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, मैनेजमेंट एक्सपेंस है, कुछ भी, वो एक्सपेंस इनटू क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय एवरेज एक्सपेंस। क्योंकि एवरेज इंडेक्स क्या होता है, सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स, जो ड्यूरिंग द ईयर जैसे कि सैलरी ड्यूरिंग द ईयर पे होती है राइट, तो वो हमें माइनस करके फिर डेप्रीशिएशन। फ्रेंड्स डेप्रीशिएशन याद रखो, डेप्रीशिएशन हम हमेशा ओपनिंग असेट पे देते हैं, तो डेप्रीशिएशन भी हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां बच्चे गलती कर सकते हैं कि सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है मैंने कहा था फ्रेंड्स एक्चुअली पे करते हैं, सो इसमें हम कोई भी इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे नहीं, जो भी एक्चुअल अमाउंट होगी वही हम लिखेंगे बराबर है। और वो माइनस करके जो हमें फिगर आएगा फ्रेंड्स, उसमें जो हमने स्टेप 6 में नेट मॉनेटरी गेन और लॉस फाइंड आउट किया, जो गेन होगा तो हम प्लस करेंगे, लॉस होगा तो हम माइनस करेंगे, और हमें जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिखा मिलेगा, ये नेट प्रॉफिट की इफेक्ट हम कहाँ देंगे फ्रेंड्स, तो कि स्टेप नंबर 8 में हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, और पीएनएल हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके चलो क्लियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ डाउट है, ओके और लास्ट स्टेप यहाँ हमारा आंसर खत्म होगा कि हमें क्या बनाना है फ्रेंड्स, तो कि हमें बनानी है बैलेंस शीट, जिसके लिए हम पूरी ये मेहनत करते हैं। हमें कौन सी बैलेंस शीट बनानी है फ्रेंड्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि क्वेश्चन में तो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी। यहाँ भी हम इंडेक्सेशन अप्लाई करेंगे, पर किस पे फ्रेंड्स, किस पे, सिर्फ और सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम्स के लिए। चलो तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं असेट। असेट में जो भी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होगी बोले तो फिक्स असेट और स्टॉक, राइट, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट और स्टॉक, उसके हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंडेक्स फाइंड करेंगे। कैश बैलेंस होगी तो वो हमें कहां से मिलेगा, स्टेप 2 से, मैंने कहा था जो हमें बैलेंस शीट में लास्ट फिगर, राइट, और मॉनेटरी आइटम जो भी होगी, डेटर्स हो गए बराबर, वो हमें हिस्टोरिकल वैल्यू से लिखना है। अगर लायबिलिटी साइड जाओ तो जो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस हो गए उसे हम कौन सी प्राइस में लिखेंगे, अगेन करंट प्राइस पे क्लोजिंग इंडेक्स डिवाइड बाय ओपनिंग इंडेक्स, सॉरी, और जो भी मॉनेटरी लायबिलिटी होगी वो हम उससे हिस्टोरिकल वैल्यू जैसे कि करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। और पीएनएल अकाउंट जो हमने स्टेप 7 में फाइंड आउट किया नेट प्रॉफिट, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स बैलेंस शीट डेफिनेटली मस्के के जैसे डली होगी बेटा, इतने 8 स्टेप बेटा कर लो बेटा, पूरा 20 मार्क आपके खींचे में बेटा, और ये 8 स्टेप, और कुछ ज्यादा कुछ सोचना नहीं है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीधी बात और नो बकवास, सीधा सीधा 8 स्टेप में आपके 20 मार्क्स पक्के। ओके चलो, तो अभी सबसे पहले हमें इसके क्वेश्चन, हम टोटल 5 क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो कि नेक्स्ट रिप्लेसमेंट मेथड पे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स।